ये जो अभी स्थापित राष्ट्रद्रोह का कानून है उसको और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक और ज्यादा तकलीफ वाला, दर्दनाक बनाना चाहते हैं। उसके बावजूद ये किया गया है। क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है सरकार का 2014 के बाद। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। देश में बदल रही कानून व्यवस्था को लेकर के उसको ठीक करने के लिए जो है फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर जमकर फटकार लगाई है। जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी ने देश की कानून व्यवस्था को लेकर के और राजद्रोह के कानून को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी राजद्रोह के कानून को खतरनाक और भयानक बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि नरेंद्र मोदी खुद ही इस राजद्रोह के कानून में फंस जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज ये राजद्रोह के कानून में उसके जरिए तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष के गला घोटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और जारा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सब ये सरकार इन सब चीजों में माहिर है। दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको जो 6 पहलू हैं मूल रूप से इस प्रस्ताव के, वो बताना चाहता हूं। मूल रूप से इसके बहुत ही घिनौने जो पहलू हैं, उसका नंबर 1 है ये जो अभी स्थापित राष्ट्रद्रोह का कानून है उसको और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक और ज्यादा तकलीफ वाला, दर्दनाक बनाना चाहते हैं। और उसका एक तकनीक है कि जो नीचे दर्जे का दंड है उसको 3 साल से 7 साल करवा दिया गया है प्रस्ताव के रूप में। दूसरा, ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे अनभिज्ञ है पूरा देश। सरकार उच्चतम न्यायालय की 1 वर्ष पुरानी कार्रवाई से, उसमें विस्तृत कई ऑर्डर हुए हैं जिनको बारे में मैं कुछ कोट करूंगा आपको वापस अभी। ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसी प्रक्रियाओं के बाद जिसपे सीधा उच्चतम न्यायालय ने ये प्रकट किया अपना विश्वास और अपनी मंशा कि इस कानून को अब बंद किया जाए या इतना छोटा किया जाए, इतना कम प्रभावशाली किया जाए कि इसके कोई दांत न बचे। तीसरा, एक मजाकिया चीज की गई है जो 60 साल से न्यायपालिका का कानून था। केदारनाथ 1962 का निर्णय 60 साल पुराना है। जो कानून बनाया गया था न्यायपालिका द्वारा, उसको प्रस्तावित किया है कि उसको अब विधायिका द्वारा बना दिया जाए। बस ये संशोधन, ये इंप्रूवमेंट, ये सुधार बताया गया है 60 साल बाद। इसलिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि चूहा नहीं, मैं कहूंगा एक भयानक राक्षस निकला है। चौथा, कोई भी ऐसा सेफगार्ड, सुरक्षा चक्र नहीं दिया गया है कानून में जिससे कि उसके दुरुपयोग को कम हो, रोका जाए। और उसके दुरुपयोग के आंकड़े मैं अभी आपको देने वाला हूं 2014 के बाद। पांचवा, बड़ा स्पष्ट रूप से कॉलोनियल एक मानसिकता का संदेश दिया गया है कि हम उसी मानसिकता से शासक और प्रजा के बीच में दूरी रखेंगे और इस कानून द्वारा गणतंत्र की नींव को पर आक्रमण करेंगे, उखाड़ेंगे। क्योंकि गणतंत्र की नींव है स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष सोच, बोलचाल इत्यादि। और अंतिम बात ये बड़ा स्पष्ट है कि एक संदेश दिया गया है विशेष रूप से चुनाव के पहले कि हम इसका वैसे ही एक तरफा, एक पक्षपात से ओतप्रोत दुरुपयोग करेंगे, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय के ये आपने वाक्य याद दिला दूं आपको
क्योंकि संस्थापिक स्मृति को वापस जगाना आवश्यक है। It will be appropriate not to continue the usage of the aforesaid provision of law by the governments. बल्कि इसको सुनकर असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जब असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया की स्टेज पहुंची थी तो कहा गया सरकार द्वारा कि अभी इसको नहीं सुनिए, हम इसको पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार का आपने परिणाम देखा है। आगे कहा उच्चतम न्यायालय ने, वी होप एंड एक्सपेक्ट दैट द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स विल रिस्ट्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking 124A while the aforesaid provision is under consideration. तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, रोक दिया, इसका कानूनी मरण कर दिया था पिछले 1-1.5 साल से। उसके बावजूद ये किया गया है। क्यों? क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है सरकार का 2014 के बाद। आंकड़े आपके समक्ष हैं। 2014 से 20 में लगभग 28 से 30% बढ़ोतरी हुई है इन केसेस में। लगभग 550 से ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं इस अल्प समय में, 8 साल में। 12 फाइल किए गए हैं पैंडेमिक के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स इत्यादि के मुद्दों पे। 21 केस गए हैं पत्रकारों के विरुद्ध। उसमें कोविड के मुद्दे शामिल हैं, हाथरस गैंगरेप के हैं, नागरिकता के हैं इत्यादि। 27 केसेस हैं सिटीजनशिप एक्ट और रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर के विषय में। हम जानते हैं कि करीब करीब उत्तर प्रदेश में 60% बेल याचिकाएं इस विषय में निरस्त होती हैं। 60%। कई दर्दनाक भयानक उदाहरण आए हैं। जनवरी 2021 में 3 सेडिशन केसेस फाइल किए गए कई लोगों के विरुद्ध में, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में। शशि थरूर के विरुद्ध, राजदीप सरदेसाई के विरुद्ध, मृणाल पांडे के विरुद्ध, कौमी आवाज के जफर आगा के विरुद्ध, परेश नाथ कारवा मैगजीन के विरुद्ध, अनंत नाथ, विनोद जोज, बाद में विनोद दुआ के विरुद्ध, एल्गार परिषद, सिर्फ विरोध, गणतांत्रिक विरोध करने के लिए, सिर्फ अपनी आवाज उठा के किसी चीज की निंदा करने के लिए। इस प्रकार के उदाहरण और बहुत हैं। लेकिन मूल जो प्रश्न उठता है, जिससे मैं अपनी बात अंत करूंगा, मूल प्रश्न 4-5 हैं। नंबर 1 कि क्या इस सरकार में हिम्मत, दम, धैर्य नहीं है कि वो इस कानून को हटा दे। इसके लिए अभियान हुआ है देश में। उच्चतम न्यायालय ने करीब करीब अपना मत रखा है। गणतंत्र में इसको हटाने की बात क्यों नहीं करती है वो? उल्टा उससे कहीं ज्यादा भयानक बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष आया है। दूसरा, 2014 के बाद बीजेपी के सरकारों में ये क्यों तिगुना, दुगुना, इतना ज्यादा इसका दुरुपयोग क्यों बढ़ा है? आंकड़े इतने क्यों बढ़े हैं? तीसरा, क्या ये आगामी राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में एक और टूल निकाला गया है? दुष्प्रभाव का, भय का, प्रताड़ना का, कंट्रोल फ्रीक का। चौथा, ये सिर्फ पक्षपाती रूप से विपक्ष के सेगमेंट्स के विरुद्ध क्यों इस्तेमाल और दुरुपयोग होता है? पांचवा, क्या ये कानून आयोग द्वारा एक तरीका निकाला गया है, एक घुमा फिरा के तरीका, एक ऊंचा नीचा तरीका, जिससे कि आप उच्चतम न्यायालय को एक प्रकार से अवहेलना करें और इस रूप से विपरीत करें, जो देश की मंशा है उसके विपरीत चलें। और अंत में कब ये कंट्रोल फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण की फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण से हर व्यक्ति, हर चीज, हर पत्ते को नियंत्रित करने वाली जो भावना है, वो सरकार कब ये कॉलोनियल मानसिकता को हटाएगी? ये हमारे प्रश्न हैं, ये हमारी निंदा है, ये हमारी भर्त्सना है आपके जरिए, क्योंकि ये एक काला दिवस है काले कानून के विषय में जो प्रस्तावित हुआ है। धन्यवाद। इस पे प्रश्न लेने पहले
ये सिफारिश तो सामने आई है, लेकिन शुरू होने वाला है भी इस कानून को लाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से विरोध करेगी? मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दोहरा दीजिए, वही करेंगे हम। संसद में हमारा बिल्कुल यही मंतव्य होगा जो मैंने यहां से कहा है। संसद में हमारा स्टैंड और कांग्रेस पार्टी का जो अभी स्टैंड है, मैंने आपको विस्तृत रूप से उसका एक एक एलिमेंट बताया है। मैंने क्यों, कब, कैसे सब कुछ बताया आपको। विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ लेकर आने की कोशिश करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से आने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देश में एक बहुत ही व्यापक हिस्सा है जो शब्द हमारे बेशक आज हो, लेकिन हमारे उद्देश्य, हमारे जो हमने कहा है उसके सब्सटेंस से पूरी तरह से। तो सुना आपने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।